ओके सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। वेल, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एनिमेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी रिवील करने वाला हूँ, जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। तो डोंट मिस द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो जल्दी से ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ओके सो स्मूथ एनिमेशन एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तुम्हारे एनिमेशन को स्मूथ करवाना है ना, तो एक ही चीज़ है जो तुम्हारे एनिमेशन को स्मूथ करवा सकता है, वो है एग्जैक्ट टाइमिंग एंड स्पेसिंग। तो अगर तुम्हारे एनिमेशन में तुम्हें एग्जैक्ट टाइमिंग एंड स्पेसिंग के साथ तुम्हारा टाइम शीट को ड्रॉ करना है ना, तो इसका दो टेक्निक तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। एक टेक्निक हो ये सकता है कि तुम सबसे पहले खुद से ही अपना की फ्रेम्स को ड्रॉ कर लो। उसके बाद तुम लोग अपने आप से इन बिटवीन्स को ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ईजी नीज आउट, ये सब चीज़ें तुम्हें पता ही होगा। नहीं पता है तो वो हमारा जो टाइमिंग और स्पेसिंग के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया उसको ज़रूर देख लेना। सो ये है एक टेक्निक जिसके अंदर प्रोफेशनल एनिमेटर्स क्या करते हैं कि सिंपली उनको बस दिमाग में वो चलता है, वो क्लिप वो दिमाग में ही दोहरा लेते हैं और उनके दिमाग में एग्जैक्टली टाइमिंग और स्पेसिंग क्या होगा वो खुद ब खुद बना लेते हैं। और दूसरा टेक्निक ये है कि तुम लोग एक रेफरेंस को यूज करके वहां से टाइमिंग को निकाल सकते हो, और एक बार टाइमिंग मिल जाए तो तुम्हें फ्रेम स्पेसिंग सब कुछ मिल जाता है। सो टाइमिंग को निकालने के लिए या तो तुम रेफरेंस के तौर पे कोई वीडियो को यूज कर सकते हो, या फिर तुम लोग अपने आप से ही कोई वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एज एन रेफरेंस यूज कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि अपने आप से जब कोई मूवमेंट करके उसको स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड करके वहां से भी टाइमिंग निकाला जाता है। तो ये भी बहुत सारे बार यूज किया जा सकता है एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर। सो मैं जिस क्लिप के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, मैं जिस एनिमेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने 80% क्लिप को ही खुद से रिकॉर्डेड किया हुआ वीडियोस के रेफरेंस के यूज करके वहां से टाइमिंग को निकाला है और वहां से टाइम शीट को ड्रॉ करा है। आज मैं इसी टेक्निक को तुम लोग को बताने वाला हूँ। और मेरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का ही मैं दो सीन है, उन दोनों सीनों को इसी टेक्निक के अंदर तुम्हें बना के दिखाने वाला हूँ। ओके सो किसी भी तरीके का जो हमारा रेफरेंस इमेज होता है, रेफरेंस वीडियो होता है, जिस वीडियो को हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं जहाँ से हम टाइम को निकाल सकते हैं और उस टाइम को हम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम टाइम शीट को ड्रॉ कर सकें और हमारा स्मूथ एनिमेशन को हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये होने वाला है हमारा मेथड। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली मैंने अपना एक जो फ़ोन है उस फ़ोन के अंदर मैं जो काम करता हूँ, मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है और दो फ़ोन है। तो एक फ़ोन में मैं क्या करता हूँ कि जो काइन मास्टर ऐप है उस ऐप के अंदर मैं वीडियो ओपन कर रखता हूँ। ये तो मैंडेटरी नहीं है कि आप काइन मास्टर यूज़ करें, किसी भी तरीके का वीडियो प्लेबैक सॉफ्टवेयर चलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें ना बहुत स्मूथ स्क्रॉल बार होना चाहिए। आई मीन ये देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो तुम लोग सेकंड देख पा रहे हो, यहाँ पर लाल कलर का ये जो लिखा हुआ है इस पर डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस तक तुम लोग सेकंड को निकाल सकते हो। तो इसका मतलब तुम एक्यूरेटली टाइम को मेजर कर सकते हो। टाइम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। टाइमिंग और स्पेसिंग जो एनिमेशन को दर्शाता है। अगर तुम लोग को टाइमिंग और स्पेसिंग के बारे में नहीं पता है तो वो पिछला वाला जो वीडियो है नारुतो वर्सेस सास्के वाला, उसको ज़रूर देख लेना। सो इसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे इस वीडियो को इंपोर्ट कर रखा है काइन मास्टर के अंदर। तो अगर मैं इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, सिंपली ये एक आंखों का बंद होने वाला ये जो क्लिप है, ठीक है। इसका टाइम शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम जो फ्रेम 1 है ये हमारा पहला की फ्रेम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं A1 लिख देता हूँ, A1। ओ, हमने तो प्रोजेक्ट का नाम लिखना ही भूल गया। हमारा सीन होने वाला है 9 और एफपीएस एज यूजुअल 24। ओके, तो हमारा पहला की फ्रेम होगा A1 जो कि फ्रेम नंबर 1 पे होगा। और ये जो हमारा आई बंद होने वाला है, तो बंद जब होगा वो होगा हमारा आखिरी की फ्रेम। तो बंद होने का समय है 1.669 जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, इससे हमें एक्यूरेटली फ्रेम का पता चल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ऐसा प्लेबैक वाला वीडियो प्लेयर यूज़ करो जिसमें अच्छा स्मूथ स्क्रोल बार हो। सो यहाँ पे 1.669 लिखा हुआ है। तो अगर तुमको इसको फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? हमारा 1 सेकंड होता है 24 फ्रेम्स के बराबर। तो 1.669 होगा 1.669 इंटू 24 फ्रेम्स बराबर। तो ये सिंपली आएगा 40 पे। तो सिंपली हमारा जो आखिरी की फ्रेम होने वाला है वो होगा कुछ यहाँ पर, ये होगा हमारा A2। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंखें बंद होने का आखिरी की फ्रेम है। लेकिन हमारा सीन इसके बाद भी चलेगा। आई मीन थोड़ा सा मुझे इसको जूम इन करके दिखाना है, मतलब समझ सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ कि जूम। तो ये वाला तो जो टाइम शीट है ये मैं खुद के लिए बनाया हूँ, मतलब खुद से काम करने के लिए।
अगर तुम लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो टाइम सीट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे मतलब कॉलम्स होता है, उसमें डायलॉग लिखने का अलग जगह होता है, और ये इतना लंबा लंबा नहीं होता। ये लंबा लंबा जो बॉक्सेस है ना, इसके अंदर एक्चुअली मैं गलतियाँ जब करता हूँ उसको मिटा के फिर लिखने के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने बॉक्सेस को लंबा लगा है। ओके, तो इसके बाद हमें एक बीच वाला फ्रेम चूज़ करना होगा। इन बिटवीन तो हमें बनाना ही होगा, लेकिन बीच वाला मतलब जो ये आंखें बंद हो रहा है, तो बीच वाला जो पोजीशन है मैं कोशिश करूँगा कि उस पोजीशन में एक फ्रेम डालने की। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि पॉइंट 9 में ये वाला जो व्यू है ये है आधे आंखें बंद होने वाला व्यू, ठीक है। इसको हम सिंपली फ्रेम में कन्वर्ट करके इसका बीच वाला एक फ्रेम ले लेंगे। उसके बाद हम इन बिटवीन को ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट 9 जो होता है ऑलमोस्ट 21.6। अब ये 21.6 है, तो इसको राउंड फिगर में एज तुम लोग इसको 22 मान सकते हो। तो मैं तो सिंपली यहाँ पे 22 में इसका जो हाफ जो आई क्लोज होता है उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये पोजीशन जो है वो है मतलब आधी, मतलब आंखें जब हाफ क्लोज होता है उस वाला पोजीशन। तो इसके बाद हम सिंपली हमारा इन बिटवीन्स को ड्रॉ करेंगे। अब इन बिटवीन्स को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होता है। अगर तुम्हें एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट इन बिटवीन्स चाहिए तो तुम एक काम कर सकते हो, एक ऐप आता है फ्लिप करके, वहाँ से तुम लोग इसका एग्जैक्ट फ्रेम तुम लोग निकाल सकते हो, मतलब कौन से फ्रेम में कैसा दिखेगा तुम लोग सब पता कर सकते हो। तो मैं तुम लोगों को सिंपली दिखा देता हूँ। तो सिंपली हम फ्लिप में आ चुके हैं। तो इसमें वीडियो को इंपोर्ट करने के लिए तुम लोग यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे नीचे ऐड वीडियो वाला ऑप्शन है, इस ऐड वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद तुम्हें अपना क्लिप जो है उस क्लिप को ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें अपना वीडियो दिख जाएगा, इसको सिंपली टिक कर दो ऊपर से। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास प्रो वाला वर्जन नहीं है तो तुम्हें एक ऐड देखना होगा, जो कि मेरे पास नहीं है तो मुझे देखना होगा। तो ऐड देखने के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली तुम्हारे प्लेयर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो हमारा वीडियो सिंपली नीचे देख रही है ऐड हो रहा है। तो वीडियो एक बार आ जाने के बाद तुम लोग यहाँ नीचे फ्रेम बाय फ्रेम व्यूज देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें फ्रेम में कन्वर्ट करके दे देगा, ये देखो। और हाँ, इसको करने के लिए हाँ ऑब्वियसली जो तुम्हारा एफपीएस है उसको तो तुम्हें 24 करना होगा। तो सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके यहाँ से एफपीएस को 24 पे सिलेक्ट कर लेना। अब इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखने के लिए सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ पे नीचे लिखा है फ्रेम व्यूज, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें सारा फ्रेम्स मिल जाएगा, कहाँ पे आंखें बंद हो रहा है, कहाँ खुला हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिखा था 22 फ्रेम्स में वो हाफ क्लोज कर रखा है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 22 वाला जो फ्रेम है इस फ्रेम के अंदर वो आंखें को हाफ क्लोज करके रखा है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट ओके है। लेकिन मैं ये जो प्रोसेस है मतलब एज एग्जैक्टली फ्रेम बाय फ्रेम दिख जाता है, इसको मैं एक्चुअली यूज़ नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली इसमें दिक्कत आता है कुछ जगह पर, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ मैं सिंपली अपने आप से ही जो टाइमिंग और स्पेसिंग है इसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, अपने आप से ही टाइम शीट का जो फ्रेम्स है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए अपने आप से अगर तुम लोग ड्रॉ करना चाहते हो, जो कि एक्चुअली करना चाहिए, तुम लोग ये करना चाहते हो, तो तुम्हें जो मोशन है एक्चुअली इस मोशन को बहुत अच्छे से तुम्हें देखना होगा। 2-3 बार देख लेना, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके का मोशन है। तो जैसे कि मैंने देखा कि ये जो मोशन है इसमें सबसे पहले तो जो आईब्रोज है इसका मोशन पहले एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट है मोशन, मतलब बहुत तेज मूवमेंट हो रहा है बीच वाले सेक्शन में, और फिर इसको जब बंद हो रहा है तो बंद होने के समय बहुत ज़्यादा डीएक्सेलरेशन देखने के लिए मिलता है। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो स्पेसिंग वाला डायग्राम है मैं तुम लोग को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो स्पेसिंग वाला डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारा पहला फ्रेम है जो कि है A1 और ये हमारा एंड की फ्रेम होने वाला है जो कि है A2, और बीच वाला जो था हमारा B था, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पर, शायद थोड़ा सा ऊपर होगा, बीच वाला कुछ इस जगह होगा। उसके बाद हमें ऊपर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हमें एक्सेलरेशन दिखाना होगा, मतलब ऊपर वाला सेक्शन में, और इसके बीच इसका एंड वाला सेक्शन में हमें डी एक्सेलरेशन दिखाना होगा। एक्सेलरेशन के लिए हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब ऊपर वाला सेक्शन में स्लो मूवमेंट होगा, बीच वाला सेक्शन में तेज मूवमेंट होगा, और एंड वाला सेक्शन में भी हमें स्लो मूवमेंट करना होगा क्योंकि डी एक्सेलरेशन होगा। यहाँ से एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ से डी एक्सेलरेशन होगा इस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम
हमारा जो टाइम सीट है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर तुम लोगों को एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मोशन इनको कैसे ड्रॉ करते हैं टाइम सीट के अंदर, ये तुम्हें नहीं पता है तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। वो टाइमिंग और स्पेसिंग वाला वीडियो था नारुतो और सास्के के ऊपर, वो वाला बहुत बेसिक वीडियो है, उसको देख लेना, तुम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा E1 और B जो है इसके बीच में एक फ्रेम ड्रॉ करेंगे। कुछ फॉर एग्जांपल मैं 12 पे एक जो इन बिटवीन है इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा इसके बीच में। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके बाद ये जो बीच वाला सेक्शन है इसके अंदर हमें बहुत क्लोज फ्रेम ड्रॉ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लो मूवमेंट होने वाला है और एक्सेलरेशन भी होने वाला है। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि कुछ 6 पे एक ड्रॉ करते हैं और उसके बाद कुछ यहाँ पे एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम करेंगे, 4 पे एक, 6 पे एक, और उसके बाद नीचे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 4 को यहाँ पे कर देता हूँ। ऑलमोस्ट ये ओके है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे कि मोशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, जब हम एनिमेशन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तब हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन शायद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एक और एक की फ्रेम्स होगा, तो कुछ इस तरीके का। उसके बाद बीच वाले सेक्शन में भी कुछ बना देते हैं, कुछ यहाँ पे और एक यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वाला जो सेक्शन है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक जो सेक्शन होने वाला है ना, यहाँ पे कांस्टेंट मोशन होगा, और ऊपर वाला सेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और एंड वाले सेक्शन में डी एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके का होगा हमारा जो टाइम सीट है ऐसा। अब एक चीज़ गौर से नोटिस करो, इसमें जो टाइमिंग है इसको मैंने ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी 2 फ्रेम्स का इंटरवल है, आई मीन सॉरी 1 फ्रेम का, इसमें भी 2 फ्रेम्स, इसमें 2 फ्रेम्स, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइमिंग वाला टाइम सीट है ये। अब इसमें जो मोशन का जो मैनिपुलेशन होगा, आई मीन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, उसको हम स्पेसिंग को चेंज कर करके करेंगे। तो ये कांस्टेंट टाइमिंग वाला टाइम सीट है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी सीन्स हैं इनमें से ऑलमोस्ट मैंने 80% सीन के अंदर इसी टेक्निक का यूज़ किया है। ओके, सो सिमिलर तरीके से हम दूसरे वाला जो सीन है उस सीन के ऊपर भी हम सिमिलर तरीके से जो हमारा टाइम सीट है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ। ये वाला जो सीन है इसमें ये जो कैरेक्टर है ये हमारा नमस्ते करेगी। तो पिछला वाला जो सीन था, जो आई क्लोज वाला सीन था, वो था हमारा क्लिप 9। तो वो वाला जो सीन था उसको मैंने एज अ रेफरेंस डाउनलोड किया था गूगल से, वो वाला रेफरेंस। लेकिन ये वाला जो फुटेज है ये मैंने घर में रिकॉर्ड किया है। तो ये मेरी बहन है, इसने रिकॉर्ड किया है ये वाला जो पोजीशन है। इसमें बहुत सारा टेक दिया उसने, वो अलग बात है, छोड़ो। सो इसमें सिंपली तुम लोग देख सकते हो कि जो कैरेक्टर है हमारा वो ऐसे सिंपली नमस्ते करेगी। तो इस मोशन को तुम लोग अगर गौर से देखोगे तो इसको मैं सिंपली तुम्हें ब्रेक डाउन करके समझा देता हूँ। तो अगर इस मोशन को तुम लोग गौर से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का मोशन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ये जो हैंड है कुछ ऐसे उठ के इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये वाला भी सिमिलर तरीके से कुछ ऐसे उठ के इस तरफ जा रही है, ठीक है। सो पहला जो मूवमेंट है, अगर मैं तुम लोगों की यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का मोशन है। पहले हाथ यहाँ था, अब यहाँ पे आएगी, उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे हाथ था, यहाँ पर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहले हाथ उठने वाला पोजीशन है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोशन होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा। अब यहाँ ये वाला जो पोजीशन है, इस वाले पोजीशन के अंदर फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है, हाथ का, मतलब बीच वाला जो मोशन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत तेज मूवमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये जो पहला वाला जो मूवमेंट है, मतलब धीरे धीरे हाथ उठ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, ये तो साफ साफ पता चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक्सेलरेशन होगा, तो इसको मैं सिंपली एक्सेलरेशन के तौर पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्पेसिंग डायग्राम है, ये मैं बताना भूल गया था पिछले वाले में, ये स्पेसिंग डायग्राम है। और जो हम टाइम सीट ड्रॉ कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट टाइमिंग है। तो स्पेसिंग को चेंज करके हम मोशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो उसके बाद का जो मूवमेंट होगा वो कांस्टेंट मोशन होगा। तो हम सिंपली कांस्टेंट मोशन कर देते हैं। कांस्टेंट मोशन के अंदर हमारा कांस्टेंटली हाथ मूव करेगा, और इसके बाद जो ये वाला पोजीशन है, मतलब ये वाला जो पोजीशन है जहाँ पे हाथ आके घूमेगा, उसके बाद वो एक साथ होगा, मतलब एक जगह पर होगा, उस पोजीशन में हाथ स्लो मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन करवाना होगा हमें। सिंपली मैं यहाँ पर डी एक्सेलरेशन करवा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमें डी एक्सेलरेशन मिलेगा। उसके बाद सिंपली स्लो मूवमेंट करके हाथ धीरे धीरे एक जगह पर आ जाएगा, कुछ इस जगह पर, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपली स्पेसिंग डायग्राम।
ठीक है, तो हम सिंपली इसका जो टाइम शीट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं पिछले जो टाइम शीट की तरह ही। ओके, तो पहला सीन हमारा जो पहला फ्रेम होगा वो हमारा पहला की फ्रेम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी की फ्रेम होगा वो हमारा होगा 2.816 सेकंड में, जो कि यहाँ पे तुम लोग ऊपर में देख सकते हो। तो इसको अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो देगा हमें वो है ऑलमोस्ट 67 के आसपास। तो ये है हमारा एंड। यहाँ पे मैं A2 लिख देता हूँ, इतना दूर तक होगा। और उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिग लिख देता हूँ, जूम। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा मैं जूम आउट करूंगा, थोड़ा सा दूर तक ही करेंगे, कुछ इतना दूर तक। ठीक है, उसके बाद हमारा एंड होगा। ओके, सो अब बीच वाला जो मोशन करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हाथ का ये वाला मूवमेंट हमें देखना होगा, कुछ इस वाले पोजीशन का मूवमेंट, मतलब जहाँ पे आकर हाथ ऐसे रुकेगी उसके बाद एक जगह पर होना शुरू होगा, मतलब स्लो मोशन होना शुरू होगा। तो उसका जो पोजीशन है वो कुछ इस जगह पर है। इस पोजीशन के बाद मतलब इस पोजीशन के बाद वो एक जगह होना शुरू हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ऐसे एक जगह पर होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले हाथ यहाँ था, उसके बाद वो कुछ इस पोजीशन पे आया, उसके बाद वो एक जगह हो गया। तो सबसे पहले यहाँ, इसके बाद का जो हमारा की फ्रेम होगा वो कुछ इस जगह पर होगा, कुछ इस जगह पर, थोड़ा सा नीचे। आई गेस दिस शुड बी ओके। तो ये वाला पोजीशन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्रेम होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। ये है 1.564, इसको हम 24 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 37। ओके, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हम 37 पे कुछ इसको मार्क कर देते हैं। तो स्मॉल ए लिख देते हैं। ठीक है, ये है हमारा इन बिटवीन। इसके बाद स्लो मूवमेंट होना शुरू होगा, इसके बाद इस पोजीशन के बाद से हमारा स्लो मूवमेंट होना शुरू होगा। ठीक है, और इसके पहले का हमारा जो मूवमेंट होगा, मतलब तो पहले से हम जो हमारा मूवमेंट होगा वो यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो पहले होगा हमारा एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे होगा डी एक्सेलरेशन, फिर होगा यहाँ पर कांस्टेंट स्लो मोशन। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर होगा कांस्टेंट स्लो मोशन। तो ये वाला सेक्शन ये थोड़ा सा मैंने क्लोज रखा है क्योंकि यहाँ पे और स्लो मोशन होगा, और ये वाला सेक्शन यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लोज रखा है क्योंकि यहाँ पे हाथ एकदम से आके रुकेगा ना, तो थोड़ा सा स्लो मोशन हमें हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक इन बिटवीन ड्रॉ किया है ये वाला। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारा कुछ टाइम शीट सीन नंबर 8 का। तो सीधा एनिमेशन में अंदर घुस जाते हैं और इस टाइम शीट को एनिमेशन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि हम कितना ज़्यादा अच्छा मोशन अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस रेफरेंस। और इन बिटवीन ड्रॉ करने के समय भी हम इसी रेफरेंस का यूज करेंगे, क्योंकि कभी कभार हो ये सकता है कि तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर 14 नंबर फ्रेम को ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, 14 को 24 से डिवाइड करेंगे और जो सेकंड निकलेगा वो सेकंड ही होगा उस पोजीशन का फ्रेम। और वो सेकंड तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली ये जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो यहाँ पे ऊपर सेकंड लिखा है तो 0.58, तो 0.58 में हम लेके चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ, तो ये पोजीशन होगा हमारा 14 नंबर फ्रेम का पोजीशन। ठीक है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे सिंपली देख के ड्रॉ कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस ले सकते हैं, और कभी कभार हम खुद से भी ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम टाइम पे मैं खुद से ही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि एक बार की फ्रेम्स ड्रॉ हो जाने के बाद ऑलमोस्ट मोशन मुझे पता चल जाता है। तो जल्दी से एनिमेशन के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। और ओके, सो अभी हम क्लिप स्टूडियो पेंट के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हमारा मेन एनिमेशन वाला काम हम शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं अकॉर्डिंग टू टाइम शीट जो रफ आउटलाइन है उसको सबसे पहले बनाऊंगा, उसके बाद क्लीन आउटलाइन एंड देन कलरिंग। तो अगर तुम लोग को ये प्रोसेस नहीं पता है कि मैं क्लिप स्टूडियो पेंट के अंदर कैसे काम करता हूँ, देन प्लीज चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज।
सो हमारा सीन नंबर 8 का आउटलाइन वाला काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सीन नंबर 9 का रफ आउटलाइन के ऊपर काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्लीन आउटलाइन बनेंगे एंड देन उसके बाद कलरिंग। तो जल्दी से सीन नंबर 9 का भी काम कंप्लीट कर देते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ओके, सो मैंने दोनों जो सीन था उन दोनों सीनों का ही जो रफ आउटलाइन वाला काम था वो काम अभी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है क्लीन आउटलाइन वाला काम। तो सिंपली मैं एक न्यू लेयर सिलेक्ट करूंगा, उस लेयर के अंदर क्लीन आउटलाइन ड्रॉ करूंगा और इन दोनों लेयर्स के बीच में होगा कलरिंग वाला लेयर। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
ओके, तो अभी हमने जो आउटलाइन वाला काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसी के साथ मैंने शैडोज और हाईलाइट वाला लाइंस भी ड्रॉ कर रखा है। तो अभी अब उस इन दोनों लेयर्स के बीच में एक न्यू लेयर्स लेंगे और उसके अंदर हम कलर से भर देंगे एंड देन इट्स कंप्लीट। ओके, तो जल्दी से कलर्स कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं फाइनल एनिमेशन के अंदर। ओके, तो मैंने जो ये पहला वाला फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर कलर से इस कैरेक्टर को भर दिया है। तो हमारा कैरेक्टर जो है उसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का होने वाला है, और बाकी का जो कंपोजिटिंग में मैं देख लूंगा। और इसका जो हर एक लेयर से जो भी शैडोज, हाइलाइट्स और बेस कलर, ये सारे चीज़ों को मैंने अलग अलग लेयर्स में करके रखा है, ताकि एक्सपोर्ट करने के समय में अलग अलग लेयर्स में इनको ले पाऊँ, ताकि कंपोजिटिंग में आसानी हो। और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में मैं ज़्यादा कंट्रोल्स पाने के चक्कर में मैंने ऐसा कुछ किया है, ताकि हर एक जगह को मैं चेंज कर सकूं। और इस सीन के अंदर डायरेक्ट सनलाइट जो है वो इसके चिक्स के ऊपर ऐसे गिर रही है, तो इसके वजह से ये चिक्स बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको डिफरेंटली सेपरेट लेयर में एक्सपोर्ट किया जाए। तो मिलते हैं, बाकी के सारे फ्रेम्स को मैं सिमिलर तरीके से भर दूंगा ऐसे कलर से, और सीन नंबर 9 के ऊपर भी कलर्स को भर देने का काम शुरू कर देता हूँ। ओके, तो हमने हमारा दो जो सीन था, इन दोनों सीनों के ऊपर काम कंप्लीट कर रखा है, कर लिया है। और इसके बाद बचता है कंपोजिटिंग, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ज़्यादा कुछ नहीं, इन सारे जो पार्टों को इन सारे जो फ्रेम्स को मैंने बनाया है, इनको एक्चुअली एक्सपोर्ट और शैडोज, हाईलाइट, इन सारे चीज़ों को मैंने सेपरेटली एक्सपोर्ट कर रखा है, ताकि मैं कंपोजिटिंग में इसके ऊपर सेपरेटली ग्लो और ग्रेडियंट ये सब अप्लाई कर सकूँ। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोजिटिंग नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत ग्लो और ग्रेडियंट अप्लाई किया है बस। सो हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, इन दोनों सीनों का काम रेडी है। सो फाइनल रिजल्ट देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अदरवाइज तुम लोग कुछ बहुत बड़ा मिस करने वाले हो। सो फाइनल रिजल्ट देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये रिजल्ट कैसा लगा, और इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो, क्या क्या तुम्हारे सवाल है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग। सो एन्जॉय द फाइनल रिजल्ट।